आज की इस गहरी चर्चा में हम कानून की एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, पर बड़े बड़े कानूनी दांव-पेच इसके आगे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लॉ स्टूडेंट से लेकर जो नए लॉयर्स होते हैं वो भी काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो जो किसी के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए किसी व्यक्ति का 10 साल तक एक लंबा और थका देने वाला मुकदमा चलता है। हाँ, और 10 साल की पेशियां, गवाहियां। वही तो, हजारों पन्ने पलटने के बाद आखिरकार जज गैवल बजाता है और कहता है कि फैसला आपके हक में है। अब वो व्यक्ति खुशी खुशी घर आता है। अगले दिन जब वो उस जमीन पर कब्जा लेने पहुंचता है तो वहां मौजूद अधिकारी उसे एक छोटा सा सवाल पूछता है कि ऑर्डर तो ठीक है, पर क्या इसकी डिक्री है? और वहीं पे सारी खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। अब वो व्यक्ति हैरान है। उसके हाथ में अदालत का फैसला है, जीत का जश्न है, पर डिक्री नहीं है। तो आखिर ये डिक्री क्या बला है जिसके बिना 10 साल की जीत एक साधारण कागज के टुकड़े जैसी लगने लगती है? देखिए, यही वो सबसे बड़ी कानूनी उलझन है। सिविल लॉ की दुनिया में ना जीत का मतलब सिर्फ अदालत की सहानुभूति या उनका ओपिनियन नहीं होता। अच्छा। जीत का असली मतलब होता है उस फैसले का एग्जीक्यूटेबल होना, यानी उस फैसले को जमीन पर असल में लागू करवाना। सही बात है। और बिना डिक्री के अदालत का फैसला जमीन पर नहीं उतरता। तो आज की इस चर्चा में हम सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के उस पेचीदा दायरे में उतरेंगे जो तय करता है कि डिक्री आखिर बनती कैसे है। हाँ, क्योंकि इस कानूनी मुद्दे की गहराई में उतरना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिक्री का अस्तित्व सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों को परिभाषित करता है। जब मैंने सीपीसी का सेक्शन 22 पढ़ा तो इसकी परिभाषा किसी गणित के फॉर्मूला जैसी लगी मुझे। हाँ, वो थोड़ी टेक्निकल तो है। उसमें साफ लिखा है कि डिक्री एक फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है जो उन सभी या किसी एक विषय पर पक्षकारों के अधिकारों को कंक्लूसिव रूप से यानी निर्णायक तौर पर तय करती है। राइट। लेकिन चलिए इस परिभाषा को लॉ की किताब से थोड़ा बाहर निकालकर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे विद्याचरण शुक्ला वर्सेस खूबचंद बघेल और आर रथिनेविल चिट्टियार वर्सेस वी शिवरामन। बिल्कुल, ये दोनों बहुत ही क्रूशियल जजमेंट्स हैं। तो इन फैसलों ने साफ किया है कि डिक्री होने के लिए अदालत को 5 स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं किसी भी आदेश पर आप डिक्री की मोहर लगा सकते हैं। सही दिशा में जा रहे हैं हम। उन 5 शर्तों को समझना दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। पहली शर्त है एडजुडिकेशन, जिसका मतलब है न्यायिक निर्णय। एग्जैक्टली जिसका सीधा मतलब है कि जज ने अपना दिमाग लगाया हो, फैक्ट्स को देखा हो और कानून के आधार पर फैसला लिया हो। अच्छा। दूसरी शर्त है कि एक सूट होना चाहिए, यानी मुकदमा। और एक सूट वही होता है जो एक प्लेंट दाखिल करके शुरू किया जाए। मतलब मान लीजिए अगर मैं अदालत को एक लेटर लिखकर किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करूं और चीफ जस्टिस उस पर सुओ मोटो आदेश दे दे तो क्या वो डिक्री नहीं कहलाएगा? नहीं। पर आखिर कानून को इस प्लेंट की इतनी जरूरत क्यों है? अदालत ने तो अपना काम किया ना। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहीं पर कानून का वाई और हाउ सामने आता है। देखिए, प्लेंट सिर्फ एक कागज नहीं है। प्लेंट दरअसल उस पूरी जुडिशरी मशीनरी को ऑन करने का एक तरह से इग्निशन स्विच है। इग्निशन स्विच? हाँ, जब एक प्लेंट फाइल होती है तो उसके साथ कोर्ट फीस दी जाती है, दूसरे पक्ष को समन्स भेजे जाते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं, गवाहियां होती हैं। ओह, यानी एक पूरी लंबी प्रोसेस है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। अगर अदालत किसी लेटर पर आदेश दे रही है तो वो एक ऑर्डर हो सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन का हिस्सा हो सकता है, पर वो डिक्री नहीं बनेगा। सही पकड़ा आपने। उसे सीपीसी के इस स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क के तहत डिक्री नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने उस स्टैट्यूटरी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जिसे मुकदमे के मेरिट्स को मापने के लिए बनाया गया है। अच्छा, समझ गई। यानी हर मशीनरी का अपना एक सेट प्रोसेस होता है। हाँ, और तीसरी शर्त है पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण, जहां उनके सब्सटैंटिव राइट्स तय होते हैं। राइट। चौथी शर्त है कि ये निर्धारण कंक्लूसिव होना चाहिए। और आखिरी और 5वीं शर्त है इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन। चलिए इस कंक्लूसिव वाली बात पर एक और कंडीशन को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही है, माहौल थोड़ा गर्म है और जज परेशान होकर वर्बली कहते हैं प्रॉपर्टी कल के कल खाली होनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा। अब अधिकार तो यहाँ भी तय हो रहे हैं, एडजुडिकेशन भी लग रहा है देखने में,
पर क्या कोर्ट की उस मौखिक टिप्पणी को, जिसे लीगल भाषा में ऑबिटर डिक्टा भी कहा जाता है, उसको हम डिक्री मान लेंगे? यहाँ आकर तीसरी और चौथी शर्त अपना असली काम करती हैं। मदन नाइक वर्सेस हंसुबाला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारीक लाइन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि एडजुडिकेशन को मतलब सिर्फ जज का कुछ बोल देना नहीं है, मुद्दे का जुडिशली डिटरमिन्ड होना जरूरी है। ओबिटर डिक्टा यानी अदालत की ऐसी टिप्पणियां जो फैसले का मुख्य आधार नहीं है, उन्हें डिक्री का दर्जा नहीं मिलता। ओह, यानी गुस्से में कही गई बात कानून नहीं बन जाती? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प फैसला है नारायण चंद्रा वर्सेस प्रतिरोध सहारिनी के केस में। हाँ, इस केस के बारे में थोड़ा बताएं। वहां अदालत ने कंक्लूसिव होने पर बहुत जोर दिया था। कंक्लूसिव का मतलब है कि उस अदालत के पास अब उस मुद्दे पर सुनने या कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुकदमा पूरी तरह खत्म। सही कहा। अगर जज ने गुस्से में कुछ कह भी दिया पर मुद्दे पर अगली तारीख पड़ी हुई है और सुनवाई अभी बाकी है, तो वो फैसला अंतिम और निर्णायक नहीं हो सकता। समझ गई। यानी अधिकारों पर आखिरी मोहर लगनी जरूरी है ताकि उस विशेष अदालत का काम वहां खत्म हो जाए। लेकिन देखिए, रियल वर्ल्ड थोड़ा अलग बिहेव करता है ना। कैसे? जमीन पर जो कानूनी लड़ाइयां होती हैं वो एक झटके में खत्म नहीं होती। सीपीसी का सेक्शन 2(2) खुद इस बात को मानता है और कहता है कि डिक्री 3 तरह की हो सकती है। बिल्कुल, प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। हाँ, अगर इससे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो प्रॉपर्टी पार्टीशन यानी बंटवारे का मुकदमा इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। पार्टीशन सूट्स में तो ये स्टेजेस बहुत क्लियरली दिखती हैं। वही, जैसे मान लीजिए 4 भाइयों के बीच एक पुश्तैनी हवेली का बंटवारा होना है। कोर्ट में सालों केस चला। एक दिन जज ने फैसला दिया कि ठीक है, इस हवेली में चारों भाइयों का 25-25% हिस्सा बनता है। अच्छा, अब देखा जाए तो राइट्स तो कंक्लूसिवली डिटरमिन हो गए ना, किसका कितना अधिकार है ये तय हो गया। लेकिन घर की असली दीवारें कहाँ से बनेंगी, कौन सा कमरा किसको मिलेगा, ये सब तो अभी तय होना बाकी है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए उस 25% के अधिकार को तय करने वाली घोषणा प्रिलिमिनरी डिक्री बन जाती है। अधिकार तय हो गए पर मुकदमा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और इस लॉजिक को और मजबूती देता है शंकर वर्सेस चंद्रकांत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओह, उसमें क्या था? इस केस में कोर्ट ने इस प्रिलिमिनरी और फाइनल के गैप को बहुत खूबसूरती से समझाया था। प्रिलिमिनरी डिक्री सिर्फ अधिकारों और जिम्मेदारियां घोषित करती है। वो पेपर पर बस एक नक्शा बनाती है, लेकिन उन अधिकारों का एक्चुअल रिजल्ट यानी जमीन पर फिजिकल पोजीशन दिलवाना, वो आगे की लंबी कार्रवाई पर निर्भर करता है। यानी जब तक नाप तोल ना हो जाए। बिल्कुल। और जब एक कोर्ट कमिश्नर वहां जाकर फिजिकली लकीरें खींचता है और अदालत उस पर अपनी आखिरी मोहर लगाती है, तब बनती है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री के बाद उस सूट में अदालत के पास करने के लिए एक शब्द भी नहीं बचता है। वो पूरी तरह एग्जीक्यूटेबल हो जाती है। हाँ, लेकिन इस प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री के बीच एक बेहद बड़ा लूप होल नजर आता है मुझे, और इस पर मैंने हाल ही में शुभकरण बुबना वर्सेस सीता सारन बुबना केस पढ़ा था। ओह, वो तो बहुत ही मशहूर केस है। उस केस के फैक्ट्स किसी को भी हैरान कर सकते हैं। होता यह है कि प्रिलिमिनरी डिक्री आने के बाद लोगों को लगता है कि वो जीत गए हैं, वो आराम से घर बैठ जाते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि क्या प्रिलिमिनरी डिक्री को फाइनल डिक्री में बदलने के लिए कानून में कोई टाइम लिमिट, मतलब कोई समय सीमा नहीं है? ये भारत के कानूनी सिस्टम का एक ऐसा पहलू है जो ग्राउंड रियलिटी में काफी उथल पुथल मचाता है। शुभकरण बुबना केस इस मुद्दे पर सबसे अथॉरिटेटिव आवाज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया इस पर? सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या लिमिटेशन एक्ट, जो हर चीज की एक समय सीमा तय करता है, क्या वो फाइनल डिक्री बनवाने की एप्लीकेशन पर लागू होता है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था नहीं। वेट, नहीं, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कि एक मुकदमे को अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए? इससे तो परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमे चलते रहेंगे। वो तो चलते ही हैं। वही ना, दादा ने प्रिलिमिनरी डिक्री ली और पोता आकर अदालत से फाइनल डिग्री मांग रहा है। ये तो अजीब है। यही तो इस प्रोसीजरल लॉ का सबसे टेक्निकल हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जब अदालत एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करती है तो मुकदमा टेक्निकली खत्म नहीं होता। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, वो पेंडिंग ही रहता है। और लिमिटेशन एक्ट नए मुकदमे शुरू करने या अपील करने पर लागू होता है, ना कि उन मुकदमों पर जो पहले से ही पेंडेंसी में है। एक चलते हुए मुकदमे में कोर्ट की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो उसे फाइनल डिग्री तक पहुंचाए।
इसलिए पार्टी कभी भी चाहे 10 साल बाद या 20 साल बाद कोर्ट आकर कह सकती है कि हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री को अब फाइनल में कन्वर्ट कीजिए। बाप रे, इस कानूनी व्यवस्था की वजह से ही शायद भारत में बंटवारे के हजारों मुकदमे दशकों तक चलते रहते हैं। सही कहा आपने। तो ये पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री का क्या मैकेनिज्म है? इसको अगर एक आम व्यक्ति के नजरिए से समझें तो ये हाइब्रिड मॉडल आखिर काम कैसे करता है? इसको हम पोजेशन और मीजने प्रॉफिट्स के उदाहरण से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मीजने प्रॉफिट्स थोड़ा आसान भाषा में बताएं। हाँ, मान लीजिए किसी ने आपकी दुकान पर पिछले 3 साल से अवैध कब्जा किया हुआ है। ठीक है। आपने कोर्ट में केस किया। कोर्ट 2 आदेश एक साथ देता है। पहला आदेश कि दुकान का कब्जा तुरंत असली मालिक को लौटाया जाए। तो ये तो फाइनल हो गया। एकदम सही। ये हिस्सा फाइनल डिक्री हो गया क्योंकि दुकान के कब्जे को लेकर मुद्दा पूरी तरह निपट गया और इसे तुरंत एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरा आदेश? दूसरा आदेश कोर्ट कहता है कि पिछले 3 साल में इस अवैध कब्जे से उस व्यक्ति ने कितना मुनाफा कमाया, यानी मेजने प्रॉफिट कितना बनाया, इसकी जांच की जाए। ओ, यानी कैलकुलेशन अभी बाकी है। बिल्कुल। ये दूसरा हिस्सा प्रिलिमिनरी डिग्री है क्योंकि मुनाफा कितना है ये तय होने के लिए आगे की पेशियां और प्रोसीडिंग्स बाकी हैं। तो एक ही आदेश में फाइनल और प्रिलिमिनरी दोनों का मिश्रण बन गया। ये वाकई बहुत लॉजिकल लगता है। यहाँ तक जो कानून की लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर और सिमेट्रिकल है। पर देखिए, सीपीसी के सेक्शन 2(2) में आगे बढ़ते ही एक ऐसी कल्पना आती है जहां ये सिमेट्री थोड़ी टूट जाती है। आप डीम्ड डिग्री की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ डीम्ड डिग्री की। कानूनी भाषा में इसे स्टैट्यूटरी फिक्शन कहते हैं। मतलब जो चीज दरअसल डिग्री है नहीं, जिसमें डिग्री वाली वो 5 स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी भी नहीं होती, फिर भी कानून उसे मान लेता है कि ये डिग्री है। हाँ, और ये स्टैट्यूटरी फिक्शन ना बहुत ही सोच समझकर बनाए गए कानूनी हथियार है। इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। अक्सर लोग इसे एक यूनिवर्सिटी की ऑनररी डिग्री जैसा मान लेते हैं कि आपने क्लास तो अटेंड नहीं की पर आपको अहमियत मिल गई। पर मुझे लगता है ये एनालॉजी थोड़ी गलत है। कैसे? क्योंकि ऑनररी डिग्री आपको सर्जन बनने का हक तो नहीं देती ना। डीम्ड डिग्री का कॉन्सेप्ट मुझे किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा लगता है। ओह, वाइल्ड कार्ड एंट्री, दिलचस्प है। हाँ, यानी आपने शुरुआती मैचेस नहीं खेले, आपने उन स्ट्रिक्ट 5 क्वालिफिकेशंस राउंड्स यानी कंडीशंस को पास नहीं किया, पर रूल बुक में एक ऐसी फिक्शन बनाई गई कि आपको सीधा प्लेऑफ्स में जगह मिल गई क्योंकि सिस्टम मानता है कि आपके केस में इतना दम है कि उसे आगे सुने जाने का हक मिलना चाहिए। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है इस मैकेनिज्म पर। देखिए, सेक्शन 2(2) के मुताबिक डीम्ड डिग्री के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है प्लेंट का खारिज होना यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 और दूसरा है सेक्शन 144 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन यानी मुद्दे की पुरानी स्थिति बहाल करने का निर्धारण। तो चलिए पहले वाइल्ड कार्ड को उठाते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11। यहाँ मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कानून में। किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, अगर कोर्ट ने प्लेंट ही रिजेक्ट कर दी, चाहे वो कोर्ट फीस पूरी ना होने की वजह से हो या सूट में कॉज ऑफ एक्शन न दिखने की वजह से हो, तो इसका मतलब है कि मुकदमा तो शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, टेक्निकली सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ। वही ना, एजुडिकेशन तो मेरिट्स पर हुआ ही नहीं। और अगर मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ तो हमारी डिग्री वाली 5 शर्तों में से दूसरी शर्त फेल हो गई कि एक फॉर्मल सूट होना चाहिए। तो फिर आखिर कानून एक रिजेक्टेड प्लेंट को डिग्री क्यों मान रहा है? इसके पीछे लेजिस्लेचर का बहुत ही गहरा इरादा छिपा है। जब किसी की प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट होती है तो उस व्यक्ति को कोर्ट के दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाता है। सही बात है। टेक्निकली उसके केस का एजुडिकेशन नहीं हुआ, पर जरा उस प्लेंटिफ की स्थिति सोचिए, उसका केस बिना सुने ही बंद कर दिया गया। अगर इस रिजेक्शन को सिर्फ एक साधारण ऑर्डर माना जाए तो उस व्यक्ति के पास अपील करने के आम अधिकार बेहद सीमित हो जाएंगे। ओह, क्योंकि फर्स्ट अपील तो डिग्री पर मिलती है। एग्जैक्टली, फर्स्ट अपील का अधिकार टिपिकली एक डिग्री के खिलाफ मिलता है। इसलिए कानून बनाने वालों ने इस फिक्शन का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस रिजेक्शन को डिग्री मान लिया ताकि उसे राइट टू अपील मिल सके। हाँ, ताकि उस प्लेंटिफ के हाथ में फर्स्ट अपील जैसा शक्तिशाली अधिकार आ सके और वो ऊपर की अदालत में जाकर कह सके कि मेरा केस गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है। ये दरअसल न्याय तक पहुंच बनाए रखने का तरीका है। क्या बात है, यानी कानून ने टेक्नोलॉजी को तोड़कर जस्टिस के एक्सेस को बचा लिया। और जो दूसरा कानूनी कल्पना का हिस्सा है सेक्शन 144 के तहत रेस्टिट्यूशन का,
वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है? रेस्टिट्यूशन का सीधा सा अर्थ है गलत किए को सुधारना और स्थिति को वापस वहीं लाना जहां वो पहले थी। इसे ऐसे समझिए कि लोअर कोर्ट ने एक डिक्री पास की और किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। ठीक है। वो व्यक्ति अपील में हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट 5 साल बाद फैसला देता है कि लोअर कोर्ट का आदेश बिल्कुल गलत था। अच्छा। अब इन 5 सालों में उस व्यक्ति ने जो नुकसान उठाया, जो प्रॉपर्टी उसके हाथ से गई, उसकी भरपाई कैसे होगी? यहाँ सेक्शन 144 काम आता है। SM देशमुख वर्सेस गणेश कृष्णाजी खारे के 1973 बॉम्बे हाईकोर्ट केस में कोर्ट ने इस मैकेनिज्म को क्लियर किया था। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत का इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, एक आंतरिक शक्ति है कि कोर्ट की गलती का खामियाजा किसी पक्षकार को ना उठाना पड़े। सही बात है, कोर्ट की गलती पार्टी क्यों भुगते हैं? बिल्कुल। अब इस भरपाई या रेस्टिट्यूशन के आदेश को कानून एक डीम्ड डिक्री मान लेता है। पर इसे डिक्री क्यों माना? ताकि इस आदेश को पूरी अहमियत मिले और इसे भी बिल्कुल एक फाइनल डिक्री की तरह स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट करवाया जा सके, जमीन पर लागू करवाया जा सके। ये काफी लॉजिकल है। इंक्लूजन्स तो समझ आ गए मुझे, लेकिन इस सेक्शन में एक्सक्लूजन्स भी तो हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं जहां अदालत साफ साफ कहती है कि चाहे जो हो जाए इसे डिक्री मत मानना। हाँ बिल्कुल। मुझे पता है इसमें 2 चीजें स्पेसिफिकली बाहर रखी गई हैं। पहला वो एडजुडिकेशंस जिनकी अपील अलग से अपील फ्रॉम एन ऑर्डर के तहत होती है, और दूसरा डिफॉल्ट के कारण मुकदमा खारिज होना, यानी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। सही कहा। तो इस डिफॉल्ट वाले हिस्से पर बात करते हैं। अगर एक पार्टी तारीख पर नहीं आई और जज ने केस डिसमिस कर दिया, ये डिक्री क्यों नहीं है? यहाँ रेस जुडिकाटा जैसा कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं करता कि एक बार डिसमिस हो गया तो हो गया? क्योंकि एडजुडिकेशन का मूल तत्व वहां गायब है। देखिए, जब जज मुकदमे को इसलिए डिसमिस करता है क्योंकि वकील या पक्षकार कोर्ट नहीं पहुंचे, तो जज ने मुकदमे के मेरिट्स पर अपना न्यायिक दिमाग नहीं लगाया। यानी उसने ये नहीं देखा कि सच क्या है और झूठ क्या है। एग्जैक्टली। अधिकार किसके हैं इस पर बात ही नहीं हुई। जब मुद्दे पर बात ही नहीं हुई तो उसे कंक्लूसिव निर्धारण कैसे माना जा सकता है? इसलिए डिफॉल्ट पर डिसमिस हुए केस को डिक्री नहीं मानते। तो इसका फायदा क्या होता है पार्टी को? इसका प्रैक्टिकल फायदा ये होता है कि पार्टी को अपील की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं होती। वो आकर सिर्फ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कानूनी कारण बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए थे और अपने सूट को वापस रिस्टोर करवा सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण सुनने के बाद मुझे लगता है एक बड़ा भ्रम अभी भी दूर होना बाकी है। कोर्ट रूम के अंदर ना 3 शब्द रोज उछाले जाते हैं: जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। हाँ, ये तो सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। एक बाहरी व्यक्ति को लगता है तीनों एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग नाम है, पर सीपीसी इन तीनों का एक क्रम, एक टाइमलाइन तय करता है। इनके बीच की दीवारों को हम आखिर कैसे समझें? सीपीसी इन तीनों को अलग अलग सेक्शंस में ट्रीट करता है। सबसे पहले आता है जजमेंट, जिसे सेक्शन 2(9) में समझाया गया है। जजमेंट में क्या होता है? जजमेंट दरअसल जज का रीजनिंग है, एक लंबा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि जज इस निष्कर्ष तक क्यों पहुंचा, कौन से सबूत देखे गए, किस कानून का हवाला दिया गया। जजमेंट दरअसल सवाल का विश्लेषण है। अच्छा। उसके ठीक बाद आती है डिक्री, सेक्शन 2(2) के तहत। डिक्री जजमेंट का आखिरी ऑपरेटिव पार्ट है। ये क्यों नहीं बताती, ये सिर्फ क्या बताती है, यानी कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल। और किसको क्या मिलेगा सिर्फ ये बताती है। और जो तीसरा शब्द है ऑर्डर यानी आदेश, वो सेक्शन 214 में आता है। सुनवाई के दौरान किसी गवाह को बुलाना, अगली तारीख देना या कोई टेम्परेरी निर्देश देना, ये सब आदेश हैं। तभी शायद लीगल हलकों में एक कहावत है कि हर डिग्री एक ऑर्डर है, पर हर ऑर्डर डिग्री नहीं होता। एकदम सही कहावत पकड़ी आपने। और इनके बीच का टाइमलाइन क्या है? मैंने सुना है कानून कहता है कि ऑर्डर 20 रूल 6A के तहत जजमेंट आने के ठीक 15 दिन के भीतर डिक्री फॉर्मली ड्रॉ की जानी चाहिए। हाँ, 15 दिन का वक्त होता है। पर अगर इस समय सीमा में कोर्ट का आमला डिक्री फॉर्मली ड्रॉ करना भूल जाए या देरी कर दे, तो उस पार्टी का क्या नुकसान है जो जीती है? अगर डिक्री ड्रॉ नहीं हुई है तो प्रैक्टिकल टर्म्स में बड़ी टेक्निकल परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अपील नॉर्मली डिक्री के खिलाफ ही फाइल होती है। हालांकि ऑर्डर 20 रूल 6 से पार्टीज को थोड़ी राहत जरूर देता है। राहत कैसी? कि अगर कोर्ट 15 दिन में डिक्री ड्रॉ ना करे तो पार्टी सिर्फ जजमेंट की कॉपी लगाकर अपील कर सकती है, जिससे बाद में डिक्री बनने पर रेगुलराइज कर दिया जाता है। अच्छा, एक वर्क अराउंड दे दिया है। हाँ, पर फिर भी जब तक डिक्री डॉक्यूमेंट असल में एग्जिस्टेंस में नहीं आती, एग्जीक्यूशन जैसी बड़ी प्रक्रिया रुकी रहती है। यही वजह है कि डिक्री अदालत की सबसे फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड अभिव्यक्ति मानी जाती है।
तो आज की सारी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि सीपीसी का सेक्शन 22 सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक छलनी यानी एक फिल्टर की तरह काम करता है। सही कहा आपने। हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता और हर जजमेंट डिक्री नहीं होता। ये फिल्टर तय करता है कि किस फैसले में इतना वजन है कि उसे जमीन पर फिजिकली लागू करवाया जा सके। प्रिलिमिनरी से लेकर फाइनल तक और डीम्ड डिक्री की रोचक वाइल्ड कार्ड एंट्री तक, इसका हर एक हिस्सा इस बात को यकीनी बनाता है कि लोगों के अधिकार हवा में ना रहें बल्कि उन्हें ठोस रूप मिले। और देखिए, ये सर्टेनिटी यानी ये निश्चयताई सिविल प्रोसीजर की असली जान है। बिना स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर के अदालतों में हमेशा अनिश्चयता का यानी एक कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। बिल्कुल, पर इस सारी टेक्निकल क्लैरिटी के बीच एक आखिरी विचार जहन में आता है जिस पर आगे सभी को जरूर गौर करना चाहिए। आज हमने देखा कि सीपीसी के तहत एक डिक्री शब्दों में लिखी और फॉर्मली ड्रॉ की हुई एक कागजी प्रामाणिकता है। पर हम उस दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जहां प्रॉपर्टी फिजिकल से ज्यादा डिजिटल हो रही है, जहां क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पर बनी प्रॉपर्टीज के बंटवारे होंगे। सही बात है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ही से कानूनी विवादों का निर्धारण कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमारी अदालतों को सीपीसी के इस सदियों पुराने सेक्शन 22 से आगे बढ़ना पड़ेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या हमें स्मार्ट डिक्रीज की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर कोड में लिखी हो और जज के डिजिटल सिग्नेचर लगते ही बैंक अकाउंट्स या क्रिप्टो वॉलेट्स में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए? क्या ये हमारी पुरानी परिभाषा इन आने वाले डिजिटल बंटवारों का बोझ उठा पाएगी? वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, इस तेजी से बदलती कानूनी और तकनीकी दुनिया में ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले कानूनी विमर्श का पूरा चेहरा बदल सकता है। इस आखिरी और रोचक ख्याल के साथ इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर आप सभी जरूर विचार करें।